गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो करें आज की क्लास स्टार्ट। चलिए करते हैं। साधारण ब्याज की क्लास 6 है हमारी। आपको कुछ नहीं करना है, क्लासेस को रिपीट कर करके देखना है। कल से, मंगलवार से आपको इस क्लास के साथ साथ एक और क्लास मिलना स्टार्ट होगी, नंबर सिस्टम की, है ना, एडवांस मैथ्स। क्लियर? कल से, ठीक है। सॉरी, कल से नहीं, अरे आज ही, सॉरी, है ना, आज ही से आपको क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ एक नंबर सिस्टम की क्लास मिलेगी आपको आज ही। लगभग यूँ सोचिए कितनी बजे करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम की, आप ही बताइए। जैसे 10 बजे हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 से 11, सवा 11 तक ये क्लास देखते होंगे आप लोग। 12 बजे का टाइम रख ले, या फिर आप बोलो तो 1 बजे का टाइम रख लें। चलो 1 बजे का टाइम रखते हैं ना। 12 से 1 में आप खाना खा लेंगे, लंच ले लेंगे, है ना। 1 बजे का टाइम रखते हैं, ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम की क्लास आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 बजे। क्लियर? तो आज ये क्लास हो रही है, 10 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज, है ना, ठीक है, छठी क्लास है। और आज ही के दिन 1 बजे से आपको नंबर सिस्टम की क्लास मिलना स्टार्ट होगी। और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 3 दिन, है ना। आज मंगलवार है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, है ना। कहाँ थे हम लास्ट क्लास में, देख लेते हैं, है ना, कहाँ तक हमने पढ़ा था। चलो देखते हैं। अरे आज मंगलवार नहीं यार भगवान, आज सोमवार है यार। आज मंगलवार नहीं है, आज सोमवार है, ठीक है। आज मंडे है ना, ठीक है। मैंने आपको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का बोला है ना, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार नहीं, सॉरी, उसमें कुछ चेंज करते हैं प्लानिंग में, है ना। अब सुन लेना ठीक से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी, है ना। आज मंडे है, आज ये क्लास है आपकी। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आपको एडवांस मैथ्स की क्लास मिलेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अब लिख लो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आपको एडवांस मैथ्स की क्लास मिलने वाली है ना। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आपको एडवांस मैथ्स की क्लास मिलेगी। आज सोमवार है, पहली क्लास आपकी एडवांस मैथ्स की नंबर सिस्टम की। बहुत शानदार, मज़ा आएगा पढ़ने में। इतना शानदार तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम, मज़ा आ जाएगा। मतलब एक एक नॉलेज, एक एक ज्ञान, बहुत अच्छे से। नंबर सिस्टम में आज के बाद कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। समझ आई बात? सरलीकरण का हो, कोई भी हो, है ना। बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे आज 1 बजे से, ठीक है। चलिए तो चलिए पढ़ते हैं। कहाँ थे हम? ठीक है, आज मंडे भैया, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। चलो ठीक है। हाँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। मैंने एक सवाल करवाया था, इसमें बहुत सारा टाइम लिया था आपका मैंने, है ना। बेसिक मेथड बताई थी, फिर एक एक्स्ट्रा मेथड बताई, उसमें टाइम लिया था मैंने। और उसी के जैसे 2 सवाल मैंने दिए थे, सवाल नंबर 20 और 28। क्वेश्चन नंबर 20 और 28 तो देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 को देख लेते हैं पहले, जो मैंने आपको दिया था, है ना। टाइप 2, समझते हो ना कौन से टाइप पे हम? टाइप 2 पर हैं हम। क्लियर? चलो सवाल नंबर 20 पे आता हूँ मैं। 2 विभिन्न बैंकों में 500 रुपये 2 वर्ष में, ठीक है। 2 विभिन्न बैंकों में 500 रुपये जमा करें भैया। 2 अलग अलग बैंकों में 500 रुपये जमा करें, 2-2 साल, 2-2 साल। इस बैंक का रेट मैं R1% मान लेता हूँ, इस बैंक का रेट मैं R2% मान लेता हूँ। क्लियर? इतनी सी बात है ना, ठीक है। R2%, ठीक है। चलो भैया, अब 2 साल का यहाँ से भी साधारण ब्याज बनेगा, यहाँ भी बनेगा। इन दोनों के साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो अंतर हमें कितना दिया है 2 साल में? 2 साल में दोनों ओर से होने वाला प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपये का अंतर है। कितना अंतर दिया? डिफरेंस 2.5 रुपये। इधर से साधारण ब्याज बनेगा, इधर से साधारण ब्याज बनेगा, दोनों का अंतर कितना? 2.5 रुपये। हमें निकालना है R1% माइनस R2%। तो मैंने बताया था ना, दर यानी कि 1 साल का। क्लियर? तो 2 साल का अंतर यदि 2.5 रुपये है तो 1 साल का अंतर 1.25 रुपये, 1 रुपया 25 पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधे 1 रुपया 25 पैसा, है ना। R1 माइनस R2% का डिफरेंस, यानी कि 1-1 साल के बनने वाले ब्याज का अंतर। देखो 2 साल का ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज का अंतर 1 रुपया 25 पैसा है कि नहीं है? तो 1 साल का ब्याज का अंतर रुपये में है, लेकिन हमें 1 साल का ब्याज का अंतर प्रतिशत में चाहिए। तो 1 साल का ब्याज का अंतर हमें चाहिए प्रतिशत में, लेकिन 1 साल के ब्याज का अंतर हमारे पास है रुपये में। तो इस रुपये को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सीधे 500, मूल कौन है? 500, ठीक है, इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसल, सीधे सॉल्व करेंगे। आई थिंक 5 2 10, है ना, और 5 2 10 25, 0.25% आएगा आंसर इसका। ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था।
बताया था क्या कि भैया एक साल का R1 माइनस R2 परसेंट, यानी कि एक साल के ब्याज का अंतर प्रतिशत में चाहिए, लेकिन एक साल के ब्याज का अंतर हमारे पास रुपए में है, तो रुपए को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 500 में से इंटू 100, है ना। जिसको उस दिन नहीं समझ में आया होगा आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2-3 बार देखते तो प्रैक्टिस होती। क्लियर, बेसिक तरीका चाहिए। तो चलो भैया, इधर का साधारण ब्याज जो बनेगा 2 साल का और इधर का साधारण ब्याज जो बनेगा 2 साल का, उन 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये। अच्छा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है क्या। तो इधर का मूलधन P है 500। अच्छा, दर कितनी इधर की R1, टाइम कितना है 2 साल और बटा 100, और इधर भी मूलधन 500 है। दर कितनी इधर की R2, टाइम कितना इधर का 2 साल है ना, R2 टाइम है 2 साल और बटे में 100। क्लियर, 2 0 से 2 0 गया, 10 R2, ये 2 0 से 2 0 गया। अब बताओ ये कितना आ रहा है, ये 10 R1 आ रहा है, ऊपर का साधारण ब्याज है ना, और ये नीचे का साधारण ब्याज क्या आ रहा है 10 R2 है ना। तो 10 R1 10 R2 का डिफरेंस 2.5 रुपये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। दोनों ओर से बनने वाला साधारण ब्याज का अंतर 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर हमें 2.5 रुपया दिया कि नहीं दिया। 10 कॉमन निकल जाएगा, अंदर R1 माइनस R2 बचेगा क्या, 10 कॉमन निकल के 2.5 के बटे में जाएगा, 2.5 के बटे में 10 रखोगे तो 0.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू देखो 0.25 आया कि नहीं आया। यहाँ परसेंट लगाओगे तो यहाँ भी परसेंट लग जाएगा, R1% माइनस R2% बराबर 0.25%। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, डायरेक्ट तरीका है ना। एक साल के ब्याज का अंतर प्रतिशत में चाहिए, लेकिन हमारे पास एक साल के ब्याज का अंतर रुपए में है। रुपए को किस में बदलना है, परसेंटेज में। किसी भी रुपए को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, आधार हमेशा मूलधन उधारी होगी 500, तो रुपए को 500 के अंदर से परसेंटेज निकाल देंगे इंटू 100 करके, तो सीधे R1% माइनस R2% एक ही बार में आ जाएगा। लेकिन एक साल का अंतर बनाना पड़ेगा, 2 साल का 2.5 रुपये, तो एक साल का क्या बनाओगे 1 रुपये 25 पैसा। क्लियर, ये बिल्कुल बेसिक तरीका। एक और सवाल ऐसा था 28 नंबर का, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, मिटा दो इसको, चलो रफ करते हैं इसको। ठीक है, सवाल नंबर 28 है ना। साधारण ब्याज साधारण नहीं रहा, अब साधारण ब्याज भी स्पेशल हो गया है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, उलझ जाओगे छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, क्लास को रिपीट कर करके देखो और खुद से क्वेश्चन करो, रिपीट कर करके देखो, खुद से क्वेश्चन करो। समझ आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर आ रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 28 है ना, 28। चलो भैया 28 नंबर कहाँ है भाई, 28 नंबर। 2 विभिन्न बैंकों में 3000 रुपये, 3000 रुपये जमा किए भैया 2 अलग अलग बैंकों में 3 साल के लिए, 1 2 3 1 2 3 है ना। ऊपर का रेट मैं R1% मान रहा हूँ, ऊपर का रेट मैं R1% मान रहा हूँ, नीचे का रेट मैं R2% मान रहा हूँ, नीचे का रेट R2% मान रहा हूँ। क्लियर है ना। दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का अंतर 3 साल का 27 रुपये दिया है। 3 साल के ब्याज का डिफरेंस क्या दिया है 27 रुपये, तो हर साल 9 रुपये का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें निकालना है R1% माइनस R2%। एक साल के ब्याज का अंतर प्रतिशत में निकालना है, लेकिन हमारे पास एक साल के ब्याज का अंतर रुपए में है। रुपए को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, आधार हमेशा मूलधन 3000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, 3 से 3 तिया 9, 3 धाम 30, 3/10 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ R1 माइनस R2% 0.3% आएगा कि नहीं आएगा। बेसिक मेथड चाहिए तो फॉर्मूला है भैया PRT/100। मूलधन कितना है 3000, रेट कितना है R1, टाइम कितना है 3 साल बटा 100। मूलधन है 3000, रेट R2, टाइम कितना है 3 साल बटा में 100। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, ये 90 R1 आएगा क्या, और ये इधर से बताओ 90 R2 आएगा क्या। इन दोनों का डिफरेंस 2700 रुपये है क्या। तो 90 R1 माइनस 90 R2 बराबर 27। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू निकालना है, 27 के अपॉन में चला जाएगा, 90 कॉमन निकल के 9 से 3 बार, 9 से 10 बार, 3/10 बताओ 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। तो R1% माइनस R2% 0.3% हुआ कि नहीं हुआ, इसका वैल्यू बताओ। समझे कि नहीं समझे, समझ गए विश्वास यार, इतना तो मेरे को। चलो और क्या क्या क्वेश्चन बच रहे, लाइन से कर लेते हैं फटाफट। हाँ, क्या क्वेश्चन बच रहा है इसके अलावा, टाइप 2 पर है हम, है ना। रेट निकालने वाले हर टाइप के क्वेश्चन थे टाइप 2 में, हर टाइप के, अभी और बाकी है थोड़ा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 भैया क्या क्वेश्चन बचा है। पहला वाला क्वेश्चन अभी पेंडिंग रखो, है ना। टाइप 2 का पहला वाला हम अगले टाइप में करेंगे। ठीक है, 9 10 11 12 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21। सवाल नंबर 21। चलो भैया आ जाओ सवाल नंबर 21 पर। 21 और 22, 21 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिटा रहा हूँ इसको मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। चलो आ जाते हैं 21 पर, सवाल नंबर 21 पर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 21 है ना, सवाल नंबर 21। चलिए देखिए जरा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, अपनी पूंजी का 1/2 भाग है ना, 1/2 भाग जो भी होगा उसको कितने परसेंट पे उधार दिया? 10% पे। फिर 1/3 भाग जो है वो कितने परसेंट पर दिया इसने? ब्याज पर 9% पर। फिर जो शेष बचा, जो भी शेष, जो भी रिमेनिंग मनी बची, उस रिमेनिंग को कितने परसेंट पर दिया इसने? 12 पर। क्लियर? और इस प्रकार तीनों से कुछ कुछ ब्याज आया होगा, है ना। उसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है? अब सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान देना भैया, सवाल समझाता हूं मैं आपको। ये मूलधन है और ये ब्याज है, साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, उसने सोचा पैसा पड़ा पड़ा क्या काम आएगा, ब्याज पर दो, बैठे बैठे कमाई होगी, है ना। जैसे आपके लिए मैं फ्यूचर प्लानिंग बताता हूँ, मान लो आपके पास 40-50 लाख रुपए सेविंग हो गई, ठीक है, तो उसको आप इंटरेस्ट पर दे सकते हो, निवेश कर सकते हो कहीं, ताकि बैठे बैठे ब्याज आए हर साल, है ना, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इसने आधी पूंजी कितनी थी पता नहीं, हम मान लेंगे जो भी है, अभी शांति रखो, है ना। अपनी पूंजी का आधा 1/2 10% ब्याज पे दिया, मतलब इस आदमी से 10% फायदा होगा सालाना, है ना, जो भी पैसा है उस पर। इधर 1/3 पूंजी 9% पे दी, इस आदमी को जो उधार दिया यहाँ से 9% हर साल फायदा होगा, ब्याज आएगा। और शेष राशि जो भी बची उस पर 12% पे दिया। तो आदमी ये पूछना चाह रहा है कि ओवरऑल मेरे को कितने % का फायदा हुआ। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, क्या इंटेंशन है सवाल का, कि ओवरऑल मेरे को कितने % ब्याज मिला तीनों से मिला के। अच्छा, 10% इधर से कमा रहा, 9% इधर से कमा रहा, 12% इधर से कमा रहा, तो तीनों का मिला के ओवरऑल मैंने कितना प्रतिशत कमाया मेरी कुल पूंजी पे, ये हमें निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं कुल पूंजी पे कितना प्रतिशत कमाया, है ना। चलो, तो 1/2 1/3 पूंजी आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी संख्या मान लो, पूंजी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जब कुछ भी मान सकते हो तो क्यों ना ऐसा माने जिसकी वजह से रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो, है ना। तो बटा में 2 बटा में 3, तो 2 और 3 का एलसीएम पूंजी को क्या मानना चाहिए? 6। हमेशा जब भी मानने वाली बात आए ना, तो रास्ते में जो भी भिन्न होना, उन भिन्न के बटा का एलसीएम, क्योंकि जो भी पूंजी मानोगे उसका 1/2 निकालोगे, 2 से कटना चाहिए। जो भी पूंजी मानोगे, जो भी कैपिटल कंसिडर करोगे, उसका 1/3 निकालोगे, 3 से कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ आ रही बात? यानी कि बटे में 2 और 3 दोनों से कटने वाला, यानी कि बटों का एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, लेकिन 6 की जगह 600 मान लो, 6 की जगह क्या मान लो? 600, ताकि आगे प्रतिशत निकालने में इजी रहेगा। अब 6 रुपए का 1/2, 3 रुपए का 10% दशमलव में जाएगा, है ना। तो 600 रुपए मान लो तो इजी रहेगा, है ना। फिर प्रतिशत निकालना इजी रहेगा। आप 60 मान लो, 6000 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सुटेबल वैल्यू, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, आपको भी अनुमान होने लग जाएगा कि नहीं यार, इस गणितीय डाटा को देखकर 600 सुटेबल रहेगा। 60 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 6000 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 600 100 के मल्टीपल में, ईजी, है ना। तो चलो भैया, 600 करोड़ है इसके पास, 600 करोड़ है ना पूंजी, 600 करोड़ का आधा 300 करोड़ 10% पे दिया, फिर 600 का 1/3 200 करोड़ इस पे दिया। तो 600 में से 300 200 500 करोड़ गया, बताओ 100 करोड़ बचा के नहीं बचा? 600 में से 300 200 500 गया, बताइए 100 करोड़ बचा के नहीं बचा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? अब चलो भैया, ब्याज की तो बात करो, मैं क्यों इतना संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ खड़े खड़े, क्यों मैं इतना उधार दिया लोगों को? ताकि मैं कमा सकूँ। कमाई, मेरी नज़र कहाँ है? मेरी नज़र मेरी कमाई पर है। कितना ही महान बन जाए इंसान, लेकिन नज़र कमाई पे थोड़ी सी होती है ना, ठीक है। नहीं तो घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे, है कि नहीं। तो 300 का 10% 30 ब्याज यहाँ से आएगा, प्लस 200 का 9% 18 ब्याज यहाँ से आएगा, 100 का 12% 12 ब्याज यहाँ से आएगा। समझ आई बात? क्लियर है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये कुल ब्याज इतना आया कि नहीं आया? बताइए, कुल ब्याज इतना आया कि नहीं आया? ठीक है, यही कुल ब्याज माना कि 600 पे ओवरऑल कितना % है? R%। सवाल ने क्या बोला? सिंगल दर बताओ, ओवरऑल मैंने 600 पे कितना % कमाया। तो मान लेते तीनों से मिला के टोटल कमाई, कुल ब्याज यानी कि कमाई हुई ना उसकी, क्या हुई? कमाई, उसकी टोटल कमाई।
ये टोटल कमाई हुई कि नहीं हुई उसकी, कुल ब्याज यानी कि टोटल कमाई, ये उसकी टोटल कमाई। सवाल क्या पूछ रहा है कि ओवरऑल 600 पे मैंने टोटल कितना परसेंट कमाया वो प्रतिशत निकालो। तो हमने माना कि उसकी कुल कमाई 600 पे R% है, उसकी कुल कमाई 600 पे R% है, तो ये भी तो उसकी टोटल कमाई हुई कि नहीं हुई। मैं दूसरे तरीके से भी ले जा सकता था इस सवाल को, ओरली सीधे। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ अभी ना, बिल्कुल स्मार्ट तरीका इसका, बिल्कुल स्मार्ट, एक लाइन में खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। ध्यान देना आराम से, शांति से मैं क्या बता रहा हूँ। मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है मेरे को आपको तैयार करना है नए नए आने वाले सवालों के लिए। समझ आ रही बात, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सुनना है ना, हर कहानी हर सवाल की प्रैक्टिकल पिक्चर बनाओ, ठीक है। तो उसने पूछा भैया 600 पे ओवरऑल मैंने कितना परसेंट कमाया ये बताओ। तो तीनों से मिला के मान लेते 600 पे ओवरऑल R% कमाया, तो 600 का R% निकालेंगे तो भी उसकी टोटल कमाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 600 का R% निकालेंगे तो भी उसकी टोटल कमाई आ जाएगी, और टोटल कमाई इस प्रकार से भी आ रही है। तो बताइए ये भी कुल कमाई है, ये भी कुल कमाई है, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मेरे को आप, बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। वो क्या बोला कि भैया ये बताओ कि 600 के ऊपर ओवरऑल औसत ब्याज दर, औसत ब्याज दर का मतलब यही है कि तीनों अलग अलग न होकर 600 के ऊपर ओवरऑल 1%, ये तीनों परसेंट मिलाकर जहां पहुंचा रहे हैं वही पहुंचाने वाला कोई 1% हो सकता है क्या। मतलब ये तीनों दर प्रतिशत पूंजीपति आदमी के लिए क्या काम कर रहे हैं, कमाई करके दे रहे कि नहीं दे रहे टोटल। तो भैया अब वो क्या चाह रहा है कि तीनों दर प्रतिशत का सिंगल परसेंटेज निकाल दो, औसत ब्याज दर निकाल दो। मतलब ये तीनों परसेंटेज मिलकर जो कमाई दे रहे हैं वही कमाई वो कौन परसेंटेज जो अकेला 600 पे दे देगा सीधे, ये वो मांग रहा है हमसे कि भैया तीनों का टुकड़ों टुकड़ों में परसेंटेज न गिनकर 600 पे एक अकेला परसेंटेज कितना बनेगा जो सेम कमाई मेरी बना देगा। तो हमने 600 पे क्या माना, R% माना। समझ आई बात। चलो इन दोनों को बराबर रख देते हैं। देखो 60 रुपया हो गया क्या, 60 बराबर 600 का R%। अब परसेंटेज से 2 0 गए और 6 से 60 गया 10 बार। बताओ R का वैल्यू 10 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर R% 10% आएगा कि नहीं आएगा। बताओ रेट 10% आई कि नहीं आई, बताओ रेट 10% आई कि नहीं आई। बोलो समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल बेसिक तरीका बताया मैंने आपको, मैं आपको शॉर्ट में बता सकता था यहाँ पे, अभी मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ शॉर्ट में कैसे करेंगे इसे। इसमें भी कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है, एक एक पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको क्या मानना है कैसे करना है ना। तो बताइए रेट परसेंट 10% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। इसको न लेकर के आप, इसको न लेकर के आप यहीं से भी कर सकते थे कि भैया 60 रुपये कमाई हो गई, 600 पे 60, 10% उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। वो बोल रहा ना कि 600 के ऊपर कुल मैंने कितना परसेंट कमाया। अच्छा तीनों लोग उसको ब्याज दे के गए, एक आदमी आया 30 रुपये ब्याज दे के गया, एक आदमी 18 रुपये ब्याज दे के गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक आदमी 30 रुपये ब्याज दे के गया, एक आदमी 18 रुपये ब्याज दे के गया, एक आदमी 12 रुपये ब्याज दे के गया। तो कहने का मतलब मैं हिसाब तो लगाऊंगा ना कि 600 के ऊपर ओवरऑल मैंने कितना कमाया। तो 600 के ऊपर 60 रुपया, यानी कि मैं क्या बोलूँगा यार 10% कमाई हो गई टोटल। समझ रहे हो मेरी बात को। 600 के ऊपर 30 + 18 + 12 60, 600 पे 60, यानी कि क्या मैं ऐसा बोलूँगा कि 10% कमाई हो गई। बोलो मैं ऐसा बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा कि 600 के ऊपर 30 + 18 + 12, 600 पे 60, यानी कि 10% कुल कमाई हुई कि नहीं हुई, यही हमें निकालना था। देखो 10% आया कि नहीं आया। तो वही ये जो कुल कमाई है 600 के ऊपर कितना परसेंट माना, R। तो 600 के ऊपर R% बराबर कुल कमाई है ना। ये न लिखकर यहीं से भी हिसाब लगा सकते थे कि 600 पे 60 10% हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक रिलेशन, एक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल कमाई 600 के ऊपर कितना परसेंट है, R%। 600 का R% बराबर ये कुल कमाई है ना। तो यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा, सिंगल परसेंटेज आ जाएगा। R का वैल्यू 10% आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा देखो एक और तरीका है ना। एक और तरीका मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या बोला, सवाल ने ये बोला, सवाल को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। सवाल ने क्या बोला कि भैया आधा पैसा 1/2 पैसा किस दर पे दिया, 10% पे। ये सवाल में लिखा है, ये 1/2 भाग जो सवाल में लिखा है बस उसको लिखते जाओ, एक लाइन में उत्तर आएगा सीधे। आधा पैसा कितने परसेंट पे दिया, 10% पर। फिर उसके बाद जो बोला वो लिखते जाओ, 1/3 9% पर। जो बोला वो लिखते जाओ, 1/3 9% पर है ना। आधी पूंजी 1/2 10% पर, 1/3 9% पर, और शेष कितने परसेंट पर, 12% पर।
बताओ ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? विजिबल है, पूरा दिख रहा है, 12% तक आप लोगों को है। शेष कितने परसेंट पर दिया? 12% पर, ठीक है। तो 1/2 10% पर, 1/3 9% पर, और शेष कितने परसेंट पर? 12% पर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है, इतनी बात है ना? शेष कितने परसेंट पर? 12% पर। अब शेष कितना? तो पूरी पूंजी को हम क्या माने हुए हैं? 1 में से 1/2 गया, 1 में से 1/3 गया, तो 1 में से 1/2 और 1/3 को हम घटाएंगे, तो 1 में से ये टोटल 5/6 हो जाएगा। 1 में से 5/6 गया, तो बताओ 1/6 बचा कि नहीं बचा? है ना? 1 में से 1/2 और 1/3 आप माइनस करोगे तो 1 में से 1/6 बचा कि नहीं बचा? तो 1/6 कितने परसेंट पर दिया? 12% पर। तो बस ये इतना संघर्ष इसमें करना पड़ेगा कि 1 में से दोनों पूंजियों को आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, 1/2 और 1/3 को, ठीक है। तो इधर जाएगा 3, ये 2, 3 2 5 और 2 3 6, तो बताओ 5/6, 1 - 5/6, 6 कम 6, 6 - 5, 1/6 आएगा, 1/6 12% पर। क्लियर? कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करो। 1/2, 2 से 10 5 बार जाएगा, बताओ यहाँ से टोटल 5% आएगा, 3 से 9 3 बार जाएगा, यहाँ से टोटल 3% आएगा, और 6 से 12% 2 बार जाएगा। आंसर आया 10%। 5 + 3 + 2, बोलो 10% आंसर आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच है इसका, कि 1/2 भाग, है ना, 1/2 भाग 10% पर। सवाल को पढ़ो, लिखते जाओ, देखो फिर से 1/2 भाग 10 पर, प्लस सवाल ने बोला 1/3 भाग 9 पर, प्लस शेष, तो 1 में से 1/2 1/3 घटाओगे उधर पे तो 1/6 बचा, ये 12 पर। बस खत्म हो गया सवाल। ये 2 से 10 5 बार जाएगा, ये 5 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा? 2। तो 10% आंसर आया कि नहीं आया बताओ? ओवरऑल औसत वार्षिक ब्याज दर 10% आई कि नहीं आई? बताओ मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब ये जो मैंने रटन विद्या आपको बताई है सीधे, अब इसका लॉजिक बताता हूँ कि ये मेथड कैसे बनी। क्यों हम सवाल को ऐसे लिखते हैं तो सीधे ये 10% आ जाता है जो यहाँ से आता है? क्यों हम सवाल को लिखते हैं? आपको ये मेथड भी सीखनी, ये भी सीखनी है। यही मेथड लाभ हानि में भी आएगी। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में भी सेम सवाल आता है। प्रॉफिट लॉस में कैसा आता है देखो, मैं बताता हूँ आपको। लाभ हानि में कैसे आता है सवाल? ये एक सवाल है, लेकिन इस एक सवाल के जरिए लाभ हानि का एक पूरा टाइप डिपेंड है ना। तो छोटा मोटा मत समझो, इस सवाल के जरिए आप जो सीख रहे हो बहुत महान चीज़ें है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, बहुत भार है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। ये सवाल लाभ हानि में चला जाएगा। लाभ हानि का भी सवाल हो गया है। कैसे हो गया कि भैया एक व्यक्ति ने है ना, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं? 3, ठीक है ना। पहली वस्तु 300 रुपये की, दूसरी वस्तु 200 रुपये की, या फिर ऐसा है कि एक व्यक्ति के पास कोई सामान है, गेहूं रखा है। क्या रखा है? एक व्यक्ति के पास गेहूं रखा है। गेहूं, बहुत सारा गेहूं का भंडार रखा है ना, समझना बात को। ये कमरा पूरा गेहूं से भरा है, ठीक है। 1/2 भाग गेहूं का उसने 10% लाभ पे बेचा। गेहूं का आधा गेहूं, प्रैक्टिकल गेहूं दिखना चाहिए, आधा गेहूं उसने 10% लाभ पर बेचा। 1/3 भाग गेहूं का 9% लाभ पर बेचा। गेहूं रखा ना ढेर सारा, 100 किलो, 150 किलो, 300 किलो, है ना, जितना भी रखा नहीं पता। आधा गेहूं 10% लाभ पे बेचा, लाभ आएगा 10%। 1/3 गेहूं 9% लाभ पर बेचा, और शेष गेहूं 12% लाभ पर बेचा। तो बताओ कुल लाभ का प्रतिशत क्या है? कुल लाभ का प्रतिशत क्या है बताओ? 10% उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ आ रही बात? तो कुल लाभ का प्रतिशत क्या है? तो कुल लाभ का प्रतिशत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो यही सवाल लाभ हानि का हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो, रिपीट करके देख लेना मैं जो बोल रहा हूँ इसको। अब ये मेथड कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बेसिक मेथड है ना, बेसिक तरीका, ठीक है। अब ये मेथड तब बनेगी जब आप पूंजी को मानेंगे 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़। इंसान 100 से 1000 तक आता है संघर्ष करके, बहुत मेहनत करता तो 1000 से लाखों में आती है उसकी इनकम, है ना। लाख तक इंसान संघर्ष से पहुंचता है, लेकिन लाख से करोड़ों तक जाने के लिए फिर मेहनत नहीं, फिर लगती बुद्धि। इंसान संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके 100 से 1000 पे पहुंच जाएगा, 1000 से लाख पे पहुंच जाएगा, लेकिन लाख से करोड़ पे जाने के लिए फिर लगाना पड़ता है दिमाग। मजदूरी नहीं कर सकते आप, है ना, बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो बाद में बात करेंगे, है ना। चलो ठीक है। पूंजी 1 करोड़, पूंजी कितनी है? 1 करोड़। क्लियर? ठीक है, चलिए, है ना, 1 करोड़, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये मेथड
ये मेथड तब बन जाएगी जब पूंजी को आप क्या मानोगे, हमेशा 1 मानोगे। 1 करोड़ ले लिया मैंने, चलो आधी पूंजी, आधी पूंजी यानी कि आधा करोड़। आधे करोड़ पे कितना परसेंट ब्याज आएगा, 10%। आधी पूंजी यानी कि 1 करोड़ का 1/2, 1/2 करोड़ ही आएगा ना। तो 1 करोड़ की पूंजी, आधी पूंजी, आधा करोड़ पे 10% मेरी कमाई होगी। आधा करोड़ पे मेरी कितनी कमाई होगी, 10%। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। प्लस 1/3 पूंजी यानी कि 1/3 करोड़ पर मेरी कितनी कमाई होगी, 9%। तो इतनी कमाई यहाँ से होगी, 1/2 करोड़ का 10%, इतनी कमाई यहाँ से होगी मेरी। सिर्फ मैं कमाई निकाल रहा हूँ, मेरा लाभ, मेरा ब्याज। आधा करोड़ का 10%, इतना ब्याज यहाँ से आएगा। 1/3 करोड़ जो पूंजी है इसको 9% पे दिया, सीधे मैं ब्याज ही निकाल रहा हूँ बस। सीधे क्या कर रहा हूँ, अपना फायदा ही देख रहा हूँ बस सीधे। 1/3 करोड़ पे 9% है ना। फिर शेष, तो शेष आप जानते हो 1/6 करोड़ बचा कि नहीं बचा। 1/6 करोड़ पे 12% आएगी कि नहीं आएगी, कमाई बताओ ज़रा। 1/6 करोड़ पे 12% कमाई आएगी कि नहीं आएगी, बताओ ज़रा मेरे को, है ना। 1/6 करोड़ पे 12% कमाई आएगी कि नहीं आएगी। शेष कैसे निकालते अभी बताया था मैंने यहाँ पे आपको, है ना। 1 में से 1/2, 1/3 माइनस करेंगे, 1/6 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा। और इस प्रकार 1 करोड़ पे ओवरऑल परसेंट कितना मान लेते, R%, है ना। 1 करोड़ पे ओवरऑल परसेंट कितना मान लेते, इधर दिख रहा है कि आपको, साइड तक देख लेता हूँ कितना दिख रहा है आपको साइड तक, है ना। हाँ दिख रहा है यार, है ना। तो कहने का मतलब ओवरऑल 1 करोड़ की जो कमाई है वो मैं मान लेता हूँ R%, है ना। तो भैया 1 करोड़ पर करोड़ लिखा है, 1 करोड़ की टोटल कमाई है R%, है ना। तो कहने का मतलब ये वाली कमाई इसके बराबर हुई कि नहीं हुई, बताओ ज़रा मेरे को। आप समझ रहे हो, जगह कम है, स्पेस कम है। ये वाली कुल कमाई इसके बराबर हुई कि नहीं हुई, बताओ ज़रा मेरे को। बोल, जैसे यहाँ 600 का R%, इसके बराबर 600 का R% हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बोला था ना, सीधे 60 600 पे 10% यूँ भी देख सकते थे आप, लेकिन बराबर करके ये क्यों लिखा था मैंने यहाँ पे, बराबर करके इसलिए लिखा था कि जब मैं बराबर करके यहाँ लिखूँ तो आप समझ पाओ कि ये दोनों बराबर है। समझ आई बात, है ना। आधे करोड़ पे 10%, 1/3 करोड़ पे 9% कमाई, ये ब्याज, सिर्फ ब्याज देख रहा हूँ मैं, अपना फायदा। आधे करोड़ पे 10%, 1/3 करोड़ पर 9% और 1/6 करोड़ पर 12%। क्लियर। तो ओवरऑल 1 करोड़ पर कितना बनेगा, R%। समझ में आई बात इतने से, है ना। क्लियर है, ठीक है। तो 1 करोड़ पर कितना बनेगा, R%। 1 करोड़ लिखा है मैंने, है ना। 1 करोड़ पे R%। अब आप जानते हो कि करोड़ तो LHS RHS में से दोनों ओर से कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसे दिखाने के लिए लिखा था मैंने, करोड़ तो LHS RHS में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा क्या बचा, ये देखो आप यहाँ पर, है ना, क्या बचा। अच्छा, ये परसेंट का साइन भी, ये परसेंट का जो साइन है LHS में से RHS में से दोनों में से निकल के उड़ जाएगा क्या। तो परसेंटेज का साइन भी उड़ा दो आप, उड़ाओ जरा परसेंटेज का साइन, रिपीट करके देखना आराम से। अच्छा, 1 × R केवल R बचा क्या, 1 × R क्या बचा, केवल R। और इधर क्या बचा, 1/2 × 10 प्लस 1/3 × 9 प्लस 1/6 × 12। आप देखो ज़रा, आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, है ना, कि इस रिलेशन से R का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। ये देखो, ये वैल्यू R का मान दे रहा कि नहीं दे रहा। मैं आपको यही समझा रहा था कि यहाँ पे सीधे, कि जैसे ही सवाल आया आधी पूंजी 10% पर, तो 1/2 × 10, 1/3 पूंजी 9% पर, तो 1/3 × 9 प्लस शेष, तो 1 में से 1/2 1/3 माइनस करोगे आप, 1/6 12 पे, बस इतने से R% का मान आएगा कि नहीं आएगा। देखो R का मान इतने से बन रहा कि नहीं बन रहा, वही बात बन गई कि नहीं बन गई। 1/2 पूंजी 10 पे, 1/3 पूंजी 9 पे और 1/6 पूंजी 12 पे, तो R का मान बताओ इतने से बना कि नहीं बना। बोलो, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, है ना। तो मेथड समझ में आई, मैं जो मेथड लगा रहा था डायरेक्ट, कि जैसे सवाल बोल रहा है बस वैसा लिख दो, सीधे R का मान आ जाएगा। कि भैया 1/2 पूंजी 10% पर, तो परसेंट भी उड़ा दो, 1/2 × 10, 1/3 9 पे, 1/3 × 9, 1/6 शेष, ये 1 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा, × 12। क्लियर। तो ये 5 आएगा, 3 आएगा, 5 और 3 8 और 6 दूनी 12 10। बताओ 10% उत्तर आएगा कि नहीं आएगा सवाल का।
बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी इतनी सी बात को? क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आपको बता दूं कि ये मेथड आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि सर सवाल को देखा और सीधे छापामारी कर दी। और यही सवाल लाभ हानि का भी मैंने बोला ना, एक आदमी के पास बहुत सारा गेहूं है, आधा गेहूं 10% लाभ पे बेचा, 1/3 गेहूं 9% पे बेचा, शेष गेहूं 12% पे बेचा, कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ तीनों से मिला के नेट? तो बताओ 10% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? उस सवाल को भी आप ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ मेरे को ज़रा। आराम से शांति से, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना। दूसरी मैं आपको बता दूं, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं। मेरे को पता है बहुत कमज़ोर दिमाग के लोग बैठे, गणित से डरने वाले लोग बहुत सारे ऐसे बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। उनके लिए मेरे शब्द हैं कि बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत रुचि वाली चीज़ है। समझ आ रही बात आप लोगों को? दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि सर आप न जाने क्या क्या बताते हो, कभी ये बताते रहते हो, ढेर सारा बताते हो, इतना सारा दिमाग में कैसे रहेगा? इतना सारा दिमाग में कैसे रहेगा? इसकी चिंता आपको नहीं करनी। आपको ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, इंसान, और आपके दिमाग में क्षमताएं दी है कि जितना सारा देखोगे उतना सबका सब आपके दिमाग में कैच होगा ही होगा। तो आपको चिंता थोड़ी नहीं करनी कि सर इतना सारा बता रहे हो कैसे दिमाग में रहेगा। वो तो बार बार आप दिमाग को दिखाओगे, वो चीज़ कांटेक्ट में आएगी तो वो तो आपके दिमाग में जाके सेव होनी ही होनी है। बहुत कैपेसिटी, बहुत क्षमताएं हैं आपके दिमाग में। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो ये चीज़ समझो मेरी, है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। एक ही चीज़ 2 या 3 बार करी कि दिमाग में सेव होने में टाइम थोड़ा नहीं लगता, उसको सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। चलो, तो दोनों मेथड सीखना है ना, दोनों मेथड है ना। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इस सवाल में ये वाली मेथड कितनी पसंद आई, ये वाली मेथड मतलब कितनी शानदार लगी इस सवाल में। यदि मैं इस सवाल में कुछ नहीं बताता, सीधे ये मेथड लिख देता एक लाइन में, आपको कैसा लगता है? जादू कर दिया सर ने तो यार, है जादू कर दिया। मैं सीधे सीधे क्या करता, सीधे मैं कुछ नहीं समझाता, कुछ माथाफोड़ी नहीं करता, सीधे सवाल को देखते से ये लो आंसर, 1/2 × 10, ये 10%, ये आंसर। इसको जादू कह देते हैं, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन वो जादू के पीछे की दुनिया क्या है, वो आधार जब तक पता नहीं होगा ना, तब तो वो जादू कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये जादू आज से 10-12 साल पहले चलते थे, जहाँ पर फिक्स था कि 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 10 ऐसे आएंगे, सीधे लगा आंसर। आज की दुनिया नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। अब ये मेथड इसमें बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि 2 से 10 कैंसिल हो रहा था, 3 से 9 भी ऑलरेडी कैंसिल हो रहा था, 6 से 12 भी। मान लो यार 10 और यहाँ 7 होता, 10/7 आ जाता। फिर ये मेथड हमें पसंद नहीं आती। जैसे अगले सवाल में आते हैं ना। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 22। मिटाता हूँ इसको, ठीक है। जल्दी नहीं करना है सिलेबस की, आप जल्दी ना करें, इसीलिए मैंने साथ साथ एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से, है ना, ताकि आपके मन में शांति रहे। वो जो मानसिकता रहती है ना कि सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए मैंने एडवांस मैथ्स अलग से स्टार्ट कर दिया, ताकि वो टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, है ना, ताकि आप शांति से पढ़ सको। लेकिन 2 क्लास डेली रहेगी तो ध्यान रखना, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या है 22 नंबर का सवाल? देखता हूँ मैं। 22 नंबर का सवाल है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पे, 1/4 भाग 3% पे, परसेंट नहीं लिखना बताया मैंने। फिर 2/3 भाग 5% पे, 2/3 भाग 5% पे, प्लस शेष कितने परसेंट पे? 11% पे। तो बताओ कुल ब्याज दर क्या है ना, ठीक है। बस ये आंसर आ गया, इसको सॉल्व करना। अब आप जानते हो कुल पूंजी 1 मानी हुई होती है, तो 1 में से 1/4 गया, 1 में से 1/4 2/3 माइनस करेंगे तब जाके ये आएगा कि नहीं आएगा शेष राशि, बताओ। तो 1 में से माइनस करते हैं, 1/4 और 2/3, है ना। इसको कैसे हल करेंगे? 3 यहाँ जाएगा, तो एलसीएम ले लो, या फिर ऐसे 3 एकम 3, 4 दूनी 8, और नीचे में आपस में गुणा दोनों संख्या, ये इधर और नीचे आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 × 1 = 3 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, और नीचे आपस में गुणा, है ना। तो बताओ 11/12 आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। तो ये 1/12 आएगा कि नहीं आएगा शेष पूंजी? तो शेष पूंजी आएगा 1/12। चलो इसको हल करें, तो 3/4, ये हो गया आपका 10/3, और ये हो गया 11/12। अब सबसे बड़ा धर्म संकट ये है व्यापम विद्यार्थियों के लिए कि सर इसमें एलसीएम जो लेते हैं वो कैसे क्या हल करते हैं वो समझ में नहीं आता। तब देखो यार,
ऐसा है कि ये स्कूल वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा तो बता दूंगा, ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा। 4 3 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। 4 3 12 का एलसीएम क्या होता है? 12, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो, मैं दूसरी मेथड बता देता हूँ एक और आपको। पहले आप एक काम करो, इन दोनों को पहले हल कर लो, जैसे वो हल किया था ना आपने इधर उधर जाके। 3 3 = 9 और 4 धाम 40, 9 + 40, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। ये 11/12 वैसा का वैसा रहने दो, अलग, है ना। 3 3 = 9 और 4 10 = 40, तो 9 + 40 ये, और 4 3 12, है ना। तब देखो क्या हो गया ये 49, 49/12 + 11/12। अब 12 तो नीचे कॉमन हो गया ना, तो 12 तो कॉमन हो गया। 49 + 11 बताओ 60 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5% रेट आएगी कि नहीं आएगी? आंसर बताओ, 5% आएगा कि नहीं आएगा? या फिर एलसीएम वाली मेथड से करना है, तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे उठाओ, तो 4 3 12 का एलसीएम आएगा 12, है ना। 4 से 12 में भाग दो और जो आए उससे ऊपर गुणा करो। 4 से 12 में भाग दो और जो आए उससे ऊपर गुणा करो। 4 से 12 में भाग दोगे, 4 3 12, 3 आएगा, 3 3 9। नीचे वाले से भाग देके जो आए उससे ऊपर गुणा, नीचे वाले से भाग देके जो आए उससे ऊपर वाले से गुणा। 4 3 12, तिया ना 3 बार गया ना, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 तो 4 आया ना, 3 से 12 4 बार गया, चौक 4, तो 4 धाम 40। 12 एकम 12 ना, 12 एकम 12, एकम तो एकम का गुणा, 1 × 11 11 आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उसमें लगभग मैं ईमानदारी से बता दूं 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जिनका ये डाउट आज क्लियर हुआ अपने जीवन में, मेरे को पता है। चलो ये 60/12, तो 60/12 कितना होगा? 5। ये नहीं समझ में आया, रिपीट करके देख लेना 2-3 बार। आज से बीमारी दूर कर दी मैंने आपकी एलसीएम लेने वाली, है ना। तो बताओ 5% आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इसका समझ आई बात। ये वाली मेथड पिछले सवाल में ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि जो नंबर थे ऑलरेडी नीचे वाले से कट रहे थे, जो नंबर थे ऑलरेडी नीचे वाले से कट रहे थे, जो नंबर थे ऑलरेडी नीचे वाले से कट रहे थे, इसलिए पिछले सवाल में ये वाली मेथड ज़्यादा पसंद आई थी। जैसा कि इस सवाल में थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि कटा नहीं ना, एलसीएम लेना पड़ा हमें। क्लियर? चलो बेसिक मेथड से करें, तो बेसिक मेथड से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, है ना। कुल पूंजी जो भी होगी देख लेंगे हम, जो भी पूंजी है कुल, है ना। पूंजी कितनी है नहीं पता, लेकिन 1 2 1/4, और दूसरी तरफ कितना दिया? 2/3, 1/4, 2/3, और इधर शेष राशि जो भी है ना। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, हाँ, है ना। देखिए अब कहानी क्या है, यदि इसमें बात करें, ठीक है, तो भैया 1/4, 2/3 और शेष, तो बटा में 4 और 3 को देखते हुए 12 मान लो पूंजी, 12 की बजाय क्या मान लो? 1200, है ना। अब इधर 1200 पे कितना परसेंट दिया जाएगा? 3%। इधर 2/3, 1200 का 2/3 कितना होगा? 800, है ना। अरे 1200 का 1/4, सॉरी 300 आएगा ना यार, इसका 2/3 800, 800 पे कितना परसेंट है? 5% लिखा है सवाल में। फिर शेष, तो 8 और 3 1100 गया, तो 1200 में 100 बचा। ये 100 कितने परसेंट पे दिया? 11 पे, है ना। चलो देख लेते हैं। तो 300 का 3% 9 रुपये ब्याज आएगा यहाँ से, 800 का 5% 40 रुपये ब्याज आएगा यहाँ से, प्लस 11 रुपये ब्याज आएगा। देखो टोटल कितना ब्याज आ रहा है? 60 रुपये ब्याज आ रहा है क्या टोटल? 60। तो आप ही देखो 1200 पे 60, 5% है कि नहीं है? टोटल 60 रुपये ब्याज आया कि नहीं आया बताओ? तो 1200 पे 60 बताइए आप, 5% है कि नहीं है बोलो? 1200 पे 60 5% है कि नहीं बताओ मेरे को, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से। 1200 पे 60 बताइए, 5% हुआ कि नहीं हुआ? है ना, हुआ ना। तो 1200 पे 60 कितना परसेंट हुआ? 5%। क्लियर? निकाल लो, परसेंटेज निकालना अलग से, या फिर आप बोलो तो वो पुराना वाला ही आर ले लेता हूँ मैं, है ना। तो देखो ना सीधे 1200 पे ओवरऑल 60 रुपये कमाए हैं, तो 1200 मूल है और 60 ब्याज है, तो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा ना। ब्याज दर ऐसे ही आता है ना, 1200 मूल धन नीचे और ब्याज ऊपर। 1 साल का ब्याज 60 रुपये है ना टोटल। तो 1200 0 0 0 0 कैंसिल, 12 पंजे 60। बताओ 5% आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ऐसा ले लो कि भैया 1200 पे कुल पूंजी पे 8%, तो 1200 का 8%। बताओ इन तीनों के बराबर ये अकेला है कि नहीं है? तो परसेंटेज से 2 0 गए क्या? ये 60 हुआ और ये 12 आर हुआ कि नहीं? वो 12 आर, परसेंटेज से 2 0 गए, बटे 100 0 0। तो बताओ आर बराबर 12 पंजे 60, रेट परसेंट 5% आए। दोनों मेथड बता दी, क्लियर होगा डाउट आई थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जब आता है तो उसको फेस करना आना चाहिए हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में।
23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29। सवाल नंबर 29 पे आता हूँ। ईजी 29 भी कोई खास नहीं, कुछ नहीं उसमें, मिटा दो इसको, है ना। बाईस के बाद सवाल नंबर 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाते हैं 29 नंबर के सवाल पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, चलो। यदि 2 वर्षों में 23,55 रुपये की धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 2 वर्षों में 23,55 की धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज, है ना, ठीक है। और 22,55 पर भी 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, ठीक है ना। 20 रुपये अधिक है। रेट परसेंट दोनों का सेम है। रेट परसेंट अलग अलग बोला नहीं है, इसका मतलब दर प्रतिशत सेम है दोनों का। इधर से बनने वाला ब्याज इधर की तुलना में जो ब्याज बनेगा, इधर का जो साधारण ब्याज बनेगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा राशि है तो ऊपर वाला ब्याज ज़्यादा बनेगा, नीचे वाला कम, नीचे कम राशि है ना 22,55 2 साल के लिए, उसी दर से सेम दर है, तो नीचे वाले ब्याज की तुलना में ऊपर वाला ब्याज ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? 20 रुपये, ऐसा बोला गया है। कितना ज़्यादा आएगा? 20 रुपये, है ना। कितना ज़्यादा आएगा? 20 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, है ना। तो नीचे वाले की तुलना में ऊपर वाला ब्याज कितना ज़्यादा आएगा? 20 रुपये, है ना। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है आर का मान निकालना है तो ऊपर का ब्याज PRT/100 होता ना फॉर्मूला साधारण ब्याज का, तो मूल है 2355। इसका भी शॉर्ट तरीका ओरली आंसर आएगा, लेकिन पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, है ना। 2355, ठीक है। यदि हम बात करें तो 2355, ठीक है। 2355 का R% दर 2 साल बटा में 100 आएगा क्या, है ना। R% 2 साल, क्लियर। इधर 2255 रेट वही है, R% 2 साल बटा में क्या आएगा? 100। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। बटा में क्या आएगा? 100, ठीक है। तो इसकी तुलना में 20 रुपये ज़्यादा है, तो बड़े में से छोटे से माइनस करके बराबर 20 रख दे, क्या बोलो, है ना। बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर क्या रख दे? 20 रख देते हैं, है ना। तो चलिए इसमें से इसको माइनस करके बराबर में हम 20 रख देते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं माइनस। 2355 का R × 2/100 माइनस 2255 का R × 2/100 बराबर 20 रुपये। आपको दिया है कि नहीं दिया है बताओ। ऊपर वाले साधारण ब्याज से नीचे वाला साधारण ब्याज को माइनस करोगे तो बराबर 20 रुपये, क्योंकि इसकी तुलना में 20 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें इसको माइनस करके बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा। इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका R का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, देखो कैसे आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है क्या? बताओ ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है क्या? निकाल ले, कॉमन है ना। ये R × 2/100 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो बताओ 2355 माइनस 2255 बचेगा, और R × 2/100 हमने दोनों में से क्या निकाल लिया? कॉमन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। R × 2/100 दोनों में से कॉमन निकाल लिया। 2355 माइनस 2255 और R × 2/100 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, बराबर में 20 रुपये है कि नहीं बताओ। समझे कि नहीं समझे बात को। अब कुछ नहीं बचा यार, 2 से 20 10 बार जाएगा, 2 से 20 गए ना 10 बार सीधे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2355 माइनस 2255, ये 100 रुपये आएगा क्या, है ना। 100 रुपये, 100 × R/100 हो गया, 2 से तो 20 गए 10 बार, R/100 बराबर कितना आएगा? 10, है ना, 10 बचा, यहाँ R/100 बचा और ये 100 हो गया, 100 से 100 कैंसल,
बताओ आर का रेट परसेंट 10% आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? इतना बड़ा थोड़ी ना करना इस सवाल को, है ना। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। ऐसा है कि यदि 2 साल में अंतर 20 रुपये है तो हर साल का अंतर 10-10 रुपये होगा क्या? क्या किया मैंने, इधर का साधारण ब्याज इधर का साधारण, दोनों का अंतर 20 रुपये रखा, सॉल्व कर लिया, आर का मान आ गया, बस हल करा मैंने तो आर का मान 10 आ गया। बहुत छोटी सी चीज़ है ना। तो एक साल का अंतर 10 रुपये है क्या? तो इधर से 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 23.55 का आर % आएगा क्या? अरे 1 साल का ब्याज कैसे निकालोगे? 23.55 का आर % है ना। तो 1 साल का ब्याज आएगा 23.55 का आर %, और यहाँ से 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 22.55 का आर %। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहाँ से 1 साल का ब्याज आएगा 23.55 का आर %, यहाँ से 1 साल का ब्याज आएगा 22.55 का आर %। क्लियर? और इन 1 सालों के ब्याज का अंतर बताओ 10 रुपये है कि नहीं है? एक साल के ब्याज का अंतर 10 रुपये है कि नहीं है? 2 साल में 20 रुपये, तो एक साल में अंतर 10 रुपये आ जाएगा। 23.55 का आर % 1 साल का ब्याज, 22.55 का आर % ये भी 1 साल का ब्याज नीचे का। तो ऊपर के ब्याज की तुलना में नीचे वाला ब्याज बताओ 10 रुपये कम है कि नहीं 1 साल का? तो 23.55 के आर % में से 22.55 का आर % माइनस करोगे तो 100 का आर % बचेगा कि नहीं बचेगा, जो कि किसके बराबर है? 10 रुपये। अरे 23.55 आर में से 22.55 आर माइनस करोगे तो 100 आर बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। परसेंटेज कॉमन निकाल लो, है ना। जैसे 2355x मान लो आर की जगह, 2355x माइनस 2255x, तो 2355 में से 2255 जाएगा तो 100x बचेगा कि नहीं बचेगा। वैसे 2355 आर में से 2255 आर माइनस करोगे तो 100 आर बचेगा कि नहीं बचेगा। परसेंट साइन वैसा का वैसा इंटू 10, ये परसेंटेज से 2 0 गए। आर का वैल्यू 10% आएगा कि नहीं आएगा बताओ सर? आर % 10% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 0 लगेंगे, 2 0 2 0 उड़ जाएंगे, आर बराबर 10। बोलो समझे कि नहीं समझे? 1 साल पे लाकर भी इस सवाल को कर सकते हैं क्या? या फिर इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे आप ये भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? कि भैया इसकी तुलना में यहाँ पे कितना ब्याज एक्स्ट्रा आएगा? 100 का आर %। यहाँ से ब्याज मिलेगा 22.55 का आर %, और वहाँ से ब्याज मिलेगा 23.55 का आर %। तो 22.55 समझो, 22.55 के आर % से 23.55 का आर % कितना एक्स्ट्रा है? 100 का आर % एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो यहाँ की तुलना में वहाँ का 1 साल का ब्याज 100 का आर % है कि नहीं एक्स्ट्रा, और वो 10 रुपये के बराबर है कि नहीं? अंतर बताओ। यहाँ 22.55 का आर % है, वहाँ पे 23.55 का आर % आ रहा है। तो 22.55 का आर % की तुलना में 23.55 का आर % कितना एक्स्ट्रा है? 100 का आर % एक्स्ट्रा है कि नहीं बताओ। अच्छा 23.55 को ऐसे लिख सकते हो आप, 22.55 + 100, बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यहाँ सिर्फ 22.55 का आर % आएगा, यहाँ 2355 का आर % आएगा, यहाँ सिर्फ 22.55 का आर % है, यहाँ 22.55 का आर % भी है प्लस 100 का आर % भी है। यहाँ सिर्फ 22.55 का आर % है, यहाँ 2355 यानी कि 22.55 का भी आर % है, 100 का भी आर % है। तो इसमें और इसमें 1 साल के ब्याज में फ़र्क क्या है? 22.55 का आर %, 22.55 का आर % तो आपस में माइनस करोगे तो कट जाएगा। 100 का आर % का फ़र्क है कि नहीं 1 साल के ब्याज में? 1 साल के ब्याज में दोनों में 100 का आर % है कि नहीं है? तो 1 साल के ब्याज का अंतर 100 का आर % किसके बराबर है? 10 रुपये। तो आर का वैल्यू 10%। सीधे सवाल को पढ़ के ये स्टेप छाप सकते हो, छापने की भी जरूरत नहीं, ओरली कर सकते हो कि 2355 2255 अंतर 100 है, 100 का आर % बराबर 1 साल का अंतर 10 रुपये, तो 100 का आर % बराबर 10%, से 2 0 कैंसिल, आर बराबर 10। समझ गए? स्मार्ट हो यार। बाकी तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, है ना, जड़ से क्लियर, ताकि अपने बच्ची को भी पढ़ाओ आप अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक भी बता सको, बेसिक नहीं तो बच्चा बोलेगा ट्रिक रट ली, बेसिक तो आता ही नहीं है। बेसिक भी बता रहा हूँ, है ना। चल और कोई सवाल इसके आगे नहीं बचा, सब कंप्लीट। ठीक है चलो, अब टाइप 3 पे नहीं आऊँगा मैं अभी आऊँगा टाइप 4। टाइप 4 छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए टाइप 4 कर लेते हैं, है ना। ठीक है चलो आता हूँ मैं टाइप 4 पर, है ना। 10 मिनट बचे हैं, टाइप 4 बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिटाता हूँ मैं इसको। भैया आप लोग एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? घर में व्यायाम कर रहे कि नहीं कर रहे? एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो वो लोहे में जंग नहीं लगती, वैसा जंग लग जाएगा, आप में ध्यान रखना। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बॉडी से स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। तो लोहे पे लग जाएगी जंग, लोहे पे मतलब शरीर पे जंग लगी तो दिमाग सब दूर जंग लगेगी। आधा टाइम तो दिमाग खराब ही रहेगा आपका बेवजह, टेंशन कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसी में उलझे रहोगे, उससे पार नहीं पा पाओगे। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी से स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, उससे दिमाग को ताकत मिलती है, तो छोटी छोटी विचारधारा आपको परेशान नहीं करेगी। चलो टाइप 4 पे आ जाओ ज़रा।
टाइप 4, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पे डालना तबाता एक एक्सरसाइज है। द बेस्ट काम बता रहा हूँ, 10 मिनट का एक्सरसाइज है डेली। यूट्यूब पे डालना तबाता, है ना। तबाता डालोगे ना तो आपको ढेर सारे ग्रुप दिखेंगे वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए, ढेर सारे वीडियो दिखेंगे अलग अलग, जहाँ पे ग्रुप होगा जो ऐसे एक्सरसाइज कर रहा होगा, वर्कआउट कर रहा होगा। किसी भी जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी वीडियो आपको सूटेबल लगे, उस वीडियो को फॉलो करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। उनके 4-4 मिनट के सेट रहते हैं एक्सरसाइज के, 4 मिनट का एक सेट, है ना। 4 मिनट का एक सेट रहता है एक्सरसाइज का, वो 4 मिनट का एक सेट आपको बताएंगे, वो सेट आप रेस्ट ले लेके 2 या 3 बार करो डेली। समझ आ रही बात। ये बेस्ट तरीका है, 15 मिनट से ज़्यादा लगे एक्सरसाइज करने में आपको। ढेर सारे ग्रुप में लोगों के वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पे तबाता एक्सरसाइज के। कोई भी एक वीडियो जिसके मोमेंट आपको सही लगे कि नहीं यार ये वाला मैं कर सकता हूँ, वैसा चुन लेना और उसको फॉलो करना चालू कर देना। बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात बताई है मैंने आपको, दुनिया बदल देगी ये चीज़। आपका दुनिया दिन भर का रूटीन बदल देगी आपका। लॉकडाउन साकार हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। दिमाग के सारे कचरे ना, जो भी नेगेटिविटी, जो भी डर है, सब दूर हो जाएगा और उससे पार पाके बिल्कुल मतलब एक नई ऊर्जा के साथ काम करोगे आप लोग। तब आता पहले दिन में दिक्कत आएगी, 2 दिन में दिक्कत आएगी, कंटिन्यूसली एक वीडियो को पकड़ के फॉलो करना, बस सामने रख लेना। 4-5 दिन में सूटेबल हो जाएगी बॉडी, स्टेमिना बढ़ेगा, मतलब नई दुनिया मिलेगी आपको। एक्सरसाइज यदि आप नहीं, इस लॉकडाउन में यदि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल बारिश होती है और लोहे पे जंग नहीं लग जाती, बिल्कुल पानी में पड़ा रहता है, वैसे इंसान बन गए हो आप। समझ लो बात को, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छा टिप दिया है मैंने आपको, बेस्ट वाला। बिल्कुल कोई जिम नहीं जाना, कोई घर के बाहर नहीं जाना, घर के अंदर एक कोना पकड़ के बस डेली स्टार्ट, है ना। चलो आ जाओ टाइप 4 पर, आते टाइप 4 पर, ठीक है। चलो भैया, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर PRT/100। ये सवाल ऐसे सवाल है जिनमें रेट और टाइम होता है बराबर, है ना। अब जो सवाल कर रहे हैं हम, इस सवाल में रेट और टाइम बराबर दिया जाता है। टाइप 4 में जितने भी सवाल है ना, इसमें रेट और टाइम क्या दिया जाता है, बराबर। क्लियर, ठीक है। रेट और टाइम दिया जाता है बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ठीक है। SI बराबर R बराबर T, ठीक है। तो R बराबर T, तो T की जगह यहाँ से एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। शांति रखे, 2 मिनट देखे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। ये जो सवाल करने वाले टाइप 4 में रेट और टाइम बराबर दिया, तो T की जगह क्या रख देंगे, R। T की जगह R रख सकता हूँ क्या मैं? क्यों रख सकता हूँ? क्योंकि R और T बराबर है, फॉर्मूला बना रहा हूँ, है ना, बटा में 100, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये SI, इस P को बटे में ले आए इधर, है ना, ठीक है। P को बटे में ले आओ, और इधर क्या बचा, R² बचा। क्या R²/100 बचा कि नहीं बचा, बताओ, है ना। R²/100, P इधर बटे में आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, बात ऐसी है ना। SI/P R²/100, क्लियर। SI/P R²/100। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, बात ऐसी है, ये 100 इंटू में आ जाएगा इधर, SI/P इंटू 100, और इधर क्या है, R², है ना, क्लियर। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा क्या, चलो लगा देते हैं। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो SI/P इंटू 100 पे क्या लगेगा, वर्गमूल, क्लियर, ऐसा। अब आप जानते हो 100 तो 10 बन के कूद के बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 100 तो कूद के बाहर आ जाएगा। तो बताओ ये फॉर्मूला बना के नहीं बना, बताओ ये सूत्र बना के नहीं बना। तो रेट निकालने का फॉर्मूला है, बना के नहीं बना। वर्गमूल में SI/P इंटू 10, बस यही फॉर्मूला हम लगाएंगे टाइप 4 में। समझ आई बात। आप चाहो तो फॉर्मूला न लगाओ, आप चाहो तो फॉर्मूला न लगाओ, बेसिक तरीके से इससे भी कर सकते हैं। समझ में आई बात, फॉर्मूला कैसे बनाया। तो इसको मिटा रहा हूँ, आप वापस रिपीट करके आराम से देख के क्लास को रोक के कॉपी कर लेना कि इससे ये फॉर्मूला कैसे बना। जब R बराबर T लगाएंगे इससे फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम टाइप 4 के क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं, है ना।
ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब सवाल में रेट और टाइम बराबर दिया है, और टाइप 4 में जो सवाल में रेट और टाइम क्या दिया है? बराबर। समझ आई बात? क्लियर? चलो है ना, बात करते हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 1 पर आता हूँ। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है ना? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ऐसा किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। क्लियर? यहाँ से आप यदि देखोगे तो पी को बटे में लाओ, पी को बटे में लाओ, तो SI बाई पी का मान 4/9 दिया कि नहीं दिया? बताओ। दिया कि नहीं दिया? बताओ मेरे को। SI बटा पी का मान 4/9 दिया कि नहीं दिया? अब ये सवाल नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, है ना। शांति रखना, मैं क्या बता। इसमें किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। ये सवाल दूसरा है हमारा। ये पहला सवाल था साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, दूसरा सवाल साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 है। क्लियर? तो पी को बटे में लाओगे SI के, तो बताओ SI बटा पी का मान 25/36 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो SI बटा पी का मान सीधे रखेंगे। R का वैल्यू कब आएगा? जब SI बाई पी का मान रखोगे। देखो SI बाई पी का मान सीधे दिया कि नहीं दिया? 4/9। तो पहले सवाल का उत्तर निकालने के लिए SI बटा पी की जगह 4/9 रखोगे कि नहीं रखोगे? इंटू 10। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? सीधे आंसर 4 2 बन के बाहर आएगा, 9 3 बन के बाहर आएगा, 2/3 इंटू 10 20/3। 20/3 कितना होता है? 6 सही 2/3%। ये उत्तर आएगा आपका। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो ये सवाल आपको क्या देंगे? SI बाई पी का मान देंगे। तो जो भी फ्रैक्शन इसमें दिया हो, अब ये हरकत हम नहीं करेंगे सवाल में। हम सवाल में क्या देखेंगे? जैसे हमने देखा 4/9, हम जानते हो 4/9 SI बाई पी का मान है। सीधे उस 4/9 सवाल का जो 4/9 है, सीधे उसको यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? SI बाई पी की जगह। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? सीधे एक स्टेप में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? और ये फॉर्मूला कैसे बना आपने देखा कि नहीं देखा? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? तो SI बाई पी का मान 4/9 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? तो रेट का वैल्यू 62/3% आया कि नहीं आया? वैसे यही फॉर्मूला यहाँ रखूंगा, यहाँ SI बाई पी का मान। तो जैसे वो जो फ्रैक्शन दिख रहा है सवाल में, वो फ्रैक्शन सीधे आप दिमाग लड़ा लो कि वो SI बाई पी का ही मान है, सीधे इसकी जगह रखना है वर्गमूल में वो फ्रैक्शन जो भी सवाल देगा। तो 25/36, 25/36 इंटू 10 है ना। तो बताओ ये 5/6 इंटू 10 हो जाएगा क्या? 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 25/3 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो ये कितना आएगा? 8 सही 1/3%। दूसरे सवाल का उत्तर है। तो जो भी सवाल में भिन्न दिया है, जैसे पहले सवाल में 4/9 दिया है, दूसरे में 1/, ये तीसरा सवाल हो गया, ये आपका तीसरा सवाल हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दूसरे में तो 1/4 दिया है, तो दूसरे में क्या रखोगे? दूसरे में 1/4 दिया तो SI बाई पी का मान दूसरे सवाल में 1/4 रखोगे कि नहीं रखोगे? ये 1/4 1/2 हो जाएगा। बताओ 50% आंसर आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बोलो समझे कि नहीं समझे क्या कर रहा हूँ मैं आप लोगों को? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है? ये तीनों सवाल कैसे किए मैंने, ठीक है? आराम से रोक के इसको कॉपी करना। देखो अब इधर देखो ज़रा, है ना। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, मेरे को बिल्कुल बेसिक से बताओ, है ना। तो बेसिक से बताओ तो फिर फॉर्मूला मत लगाओ, आप बिल्कुल इस बेसिक फार्मूले का यूज़ कर लो। आप इस बेसिक फार्मूले का, जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या बोला? साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है ना। साधारण ब्याज मूलधन का, कौन है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9? तो साधारण ब्याज का वैल्यू रखो। कौन है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9? बोलो समझे कि नहीं समझे? कौन है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9? ये दिया ना, बोला ना सवाल ने, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे फॉर्मूले में पुटअप करो आप। सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज कौन है? मूलधन का 4/9। तो साधारण ब्याज का वैल्यू लगाओ ना आप सीधे मूलधन का 4/9। क्यों डरते हो? यहाँ पी का पी रेट निकालना है ना। और रेट और समय दोनों बराबर है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, बटा 100। और सवाल ने बोला है ना, देखो सवाल में बोला है कि भैया दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है ना। ये सवाल, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दिए गए धन पर ब्याज की दर और समय क्या होगा? समान, है ना। तो बताओ टी की जगह आर लगा दे। आर और टी समान दिया इस सवाल में, तो टी की जगह आर लगा दूं कि नहीं लगा दूं? ये लगा दिया आर मैंने। समझ आई बात? क्लियर? पहले तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 और आर बराबर टी है, तो टी की जगह आर लगा दिया, बाकी वैसा का वैसा फॉर्मूला। ये पी से पी गया क्या? बताओ ये R² आएगा कि नहीं आएगा? बटा में 100 4/9 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा?
अच्छा है बटा वाला 100 इधर आ जाएगा क्या, और ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा क्या। तो 4/9 इंटू 100 पे बताओ आप वर्गमूल लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 4 और 9 2 और 3 बन के बाहर कूद जाएंगे और 100 10 बन के। तो बताओ ये 20/3 आया कि नहीं आया, 6 से ही 2/3% होता कि नहीं होता, वो आया था 6 से ही 2/3%। समझ आई बात, देखो आया कि नहीं आया। साधारण ब्याज का वैल्यू मूलधन का 4/9 आर और टी बराबर, बताओ समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो ये टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 4 के सारे सवाल आपको करके लाने, मैं बता रहा हूँ टाइप 4 के कहाँ तक के आपको सवाल करके लाने हैं ना। 7 1 to 7 1 से 7 तक के सवाल कर लेना। सवाल नंबर 8 9 10 11 ये चारों थोड़े अलग हैं, ये 4 अलग है। टाइप 4 के 1 से 7 तक के सवाल आप करके लाइए, है ना। टाइप 4 के 1 से 7 तक के सवाल आप करके लाइए, ठीक है ना। 8 9 10 11 थोड़े अलग है। 8 9 10 11 में फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि 8 9 10 11 में ये दिया नहीं है, रेट और समय बराबर नहीं दिया, थोड़ा सा अलग दिया है। तो 8 9 10 11 छोड़ के 1 से 7 तक के सवाल आप कर लेना साधारण ब्याज के। क्लियर, ये टाइप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में मैं 5 मिनट लूंगा, टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा चारों सवाल, ठीक है। और कल की क्लास में हम टाइप 4 के बाद टाइप 6 और टाइप 8 दोनों कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप केवल बचेंगे हमारे, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। मोटिवेटेड रहे। मैंने एक चीज़ आपने इस क्लास से जो सीखी वो ये है, तबाता, TABAT, तबाता डालो यूट्यूब पे, देखो 4-5 प्रकार की एक्सरसाइज मिलेगी, उसमें से किसी एक को फॉलो करके करना चालू करो। समझ आई बात आप लोगों को। देखो समझो तो समझो, नहीं समझो तो आपकी मर्जी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को बस रिपीट करके देखते रहे, यही मेरा स्टेटमेंट है। आज 1 बजे मिलते हैं हम नंबर सिस्टम में, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।